गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। जो आपका एडिटोरियल है वो कौन सा है? राइट बाय बर्थ ऑन डॉटर्स एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट, बेटियों पे और जो हिंदू सक्सेशन उत्तराधिकार वाला एक्ट है उसके ऊपर आपका क्या है एडिटोरियल है। तो मेथड वही रहेगा, एक टाइप से होमवर्क आपका, क्योंकि एडिटोरियल अपना हो चुका है तो एक टाइप से होमवर्क आप लोगों को आई थिंक याद होगी सारी की सारी वोकेब। पहले वोकेब आएगी, आपको जल्दी जल्दी उसका आंसर देना है कि क्या मीनिंग है उस वोकेब का, उसके बाद में अपनी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वोकेब आपकी आती है वो आती है एनोमेली। फर्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो है एनोमेली। अब मुझे जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमेली। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में देखें तो यहाँ मीनिंग निकल कर आता है अनियमितता, असंगति, नियम विरोध, अवैधता, इनवैलिडिटी, वैलिड ना हो कोई चीज़, अनियमित हो, रेगुलर ना हो, उसके लिए यूज होता है एनोमेली। मीनिंग इंग्लिश में देखें डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। जो क्या है यूजुअल है मतलब रेगुलर फॉर्म में, और एक्सपेक्टेड है मतलब जिसकी उम्मीद है उसके उससे अलग होना, उससे डिफरेंट होना मतलब उससे अलग होना। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब जिस चीज़ की उम्मीद ना हो वैसी जो मतलब उम्मीदित जो चीज़ होती है, जिस तरीके की अपनी उम्मीद होती है उससे अलग जो रिजल्ट आ जाता है उसको एनोमली यूज करते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स में देखें तो इरेगुलरिटी हो जाएगा, बिल्कुल सी अनियमितता को बताता है। एंटोनिम स्टैंडर्ड, यानी आपकी कोई चीज़ स्टैंडर्ड है मतलब फिक्स्ड फॉर्म में है, वो आपका एंटोनिम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या है वो इरेगुलर अनियमितता है, उसका कोई फिक्स नहीं है, और एक आप बोल रहे हो कि स्टैंडर्ड मतलब फिक्स्ड फॉर्म में है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, द स्पेस स्टल, स्टल का मतलब जो यान वगैरह है जो स्पेस वाला, ठीक है, अंतरिक्ष यान वगैरह। हैड स्टॉप्ड ट्रांसमिटिंग डेटा, उसने स्टॉप कर दिया क्या डेटा ट्रांसमिट करना, भेजना क्या कर दिया उसने स्टॉप कर दिया। अ वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस अनोमली फॉर द मिशन, जो कि क्या था मिशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस क्या थी, एनोमली थी। ठीक है, इस तरीके से इसने यहाँ पे बात की है। एडिटोरियल में बात करें तो करेक्ट्स एन ऑब्वियस एनोमली इन द, मतलब करेक्ट करता है जो आपका मतलब एक मिस रिप्रेजेंटेशन बना हुआ था, मिस रिप्रेजेंटेशन बना हुआ था, उसके अंदर एक जो ऑब्वियस फॉर्म अनियमितता थी, मतलब गलत जो धारणा बनी हुई थी उसको करेक्ट करता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन वगैरह था, उसके ऊपर बात थी। कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पिक्चर एनालिसिस की बात करें तो मैं बता दूं आपको, आज पिक्चर एनालिसिस मैंने नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क हो गया था। मेरी अन्य अकेडमी के साथ मीटिंग भी थी और उसके बाद में थोड़ा और भी काम था, क्योंकि जो ऑपरेशन वगैरह जो आरसीटी वगैरह टूथ की हुई थी तो उसका आज दोबारा से डॉक्टर को एक बार फिर से ड्रेसिंग वगैरह करवानी थी टूथ की। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे आज टाइम नहीं मिला इतना, क्योंकि दो क्लासेज होती है, एक अनअकैडमी क्लास होती है और ये एक आपकी क्या हो यूट्यूब की क्लास होती है। तो उसमें मैटर ज़्यादा डबल हो जाता है। पहले अपने ओनली यूट्यूब की होती तो मैटर इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब डबल मैटर हो गया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, क्योंकि अनअकैडमी क्लास लेनी कंपलसरी हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसका शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स था, क्योंकि उसको एक दिन पहले शेड्यूल फिक्स करना पड़ता है कि आप अगले दिन क्या पढ़ाओगे, वो चीज़ आपको टाइम वगैरह सारा शेड्यूल फिक्स करके आगे रिव्यू के लिए भेजना होता है, फिर वो आपका फिक्स हो जाता है, उस टाइम पे आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रही चीज़? तो वो उस तरीके से, तो इसमें है ना मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो फिर भी मैंने बीच में टाइम निकाल कर आपके लिए ये क्लास दे दी, ताकि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, रेगुलरिटी आपकी ख़राब ना हो, इसलिए मैंने मिस नहीं होने दी आपकी क्लास को। तो वो जो आपकी पिक्चर वगैरह जो एनालिसिस के लिए पिक्चर वगैरह, एक यूनिक टाइप की पिक्चर जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ में आए, इस टाइप की पिक्चर्स को सिलेक्ट करना होता है, उसमें टाइम कंज्यूम होता है, फिर उसको अरेंज भी करना होता है, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो उतना टाइम मुझे मिला नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे थोड़ा स्पीड के अंदर ये क्या कर दी, यहाँ पे ओनली वोकेव रखी है यहाँ पे, मतलब पिक्चर एनालिसिस नहीं रखा उसका। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्रो कर लेना आज की क्लास के लिए, आगे से वैसे ही रहेगा अपना रेगुलर, क्योंकि आगे इतना अर्जेंट काम नहीं होगा, ज़रूरी काम हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने बात करें नेक्स्ट वोकेब, अब आपकी बात करें तो नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो कोपार्सनरी आती है। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी है वो कोपार्सनरी। अब जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोपार्सनरी, जल्दी जल्दी मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोपार्सनरी। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में बात करें, इसका मीनिंग होता है सहभागी, संदायादता। संदायादता मतलब ये आप आरआरबी हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। संदायादता का मतलब जो हम वारिस हो, मतलब किसी प्रॉपर्टी में इक्वल अधिकार रखता हो। सहभागी बिल्कुल सही है। मीनिंग देखें, ए फॉर्म ऑफ जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जॉइंट ओनरशिप मतलब पार्टनरशिप की फॉर्म में बोल सकते हो, जॉइंट ओनरशिप को बताता है किसमें, आपकी प्रॉपर्टी में। सिनोनिम्स देखें, सक्सेशन हो जाएगा, सक्सेशन का मतलब जो उत्तराधिकार की फॉर्म में जो आपको मिलता है प्रॉपर्टी वगैरह पेरेंट्स की, वो बिल्कुल सही है सिनोनिम। एंटोनिम क्या देखोगे, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात है तो एंटोनिम क्या होगा, दुश्मन की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एंटोनिम या पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आपका सिनोनिम हो गया, इसका पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के लिए एंटोनिम क्या होगा, पड़ोसी की प्रॉपर्टी, ये तो नहीं होगा ना, तो एंटोनिम क्या होगा इसका, कोई एंटोनिम नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं नॉन राइट की फॉर्म में बोल सकते हैं, मतलब अधिकार नहीं, उस प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं है, तो वो आपका एक टाइप सेंटोनिम हो सकता है। यूजेस यहाँ पे देखिए, कोपासनरी इज वेयर, कोपासनी वहाँ है, कहाँ है, जहाँ टू और मोर पीपल इनहेरिट ए टाइटल इक्वली बिटवीन देम, जहाँ पे दो या ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एक टाइटल को इक्वली बिटवीन देम अपने क्या करते, इनहेरिट करते हैं, मतलब उत्तराधिकार की फॉर्म में लेते हैं, एक टाइटल को, एक उपाधि को, एक दर्जे को इक्वल बराबर बराबर पार्ट में जो लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग बराबर बराबर पार्ट में लेते हैं। ये यूजेस यहाँ पे सेंटेंस है। एडिटोरियल में देखें, वेदर द कोपासनरी राइट ऑफ डॉटर्स कम्स, कि उनका कोपासनरी राइट आता है या नहीं आता, ऐसी कोई बात एडिटोरियल में हुई थी, उसके लिए तो आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। कि मैं डॉट डॉट लगाता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस कंटिन्यूड फॉर्म में है, मतलब आपको कंप्लीट सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। समझ में आई चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब, क्योंकि पिक्चर एनालिसिस तो है नहीं, तो नेक्स्ट वोकेब पे चलते हैं। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है टेस्टामेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टामेंट्री, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टामेंट्री। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में बात करें तो यहाँ जो मीनिंग आता है वो आता है इच्छा पत्र, इच्छा पत्रीय, वसीयती, मतलब जो वसीयत वगैरह जो होती है, विल वगैरह होती है, उससे रिलेटेड जो चीज़ है उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री। मीनिंग इंग्लिश में देखें, रिलेटिंग टू ए विल और टेस्टामेंट, एक विल या टेस्टामेंट से रिलेट करना, रिलेट करते हुए, किससे, विल का मतलब वसीयत, और टेस्टामेंट आपका क्या होता है, वसीयत होती है। ठीक है, सिनोनिम्स यहाँ पे देखें, कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब एक वसीयत की फॉर्म में है, इसका कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉर्म है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाता है। वसीयत होती है उसमें, मतलब बहुत सारे लोगों को क्या दिया जाता है, उनको अपना अपना हिस्सा दिया जाता है, तो वही बात है, कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी ना, हिस्सा मतलब सहभागिता होना। ठीक है, एंटोनिम क्या देखें, इसके क्या, वसीयत का अपोजिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, तो उस तरीके से एंटोनिम यहाँ पे नहीं होगा। यूजेज यहाँ पे देखें, इन इंडिया, इंडिया में द टेस्टामेंट्री सक्सेशन कम्स अंडर द इंडियन सस्पेंशन एक्ट 1925, मतलब जो आपका इंडिया में क्या टेस्टामेंट्री जो सक्सेशन है वो किसके अंडर आता है, इंडियन सस्पेंशन एक्ट 1925 जो एक्ट है उसके अंडर ये क्या करता है, आता है इंडिया में, ये जो आपका टेस्टामेंट्री सक्सेशन, उत्तराधिकार की फॉर्म में वसीयत वगैरह का केस, उसके अंडर आता है। एडिटोरियल में देखें, दैट पार्टीशंस और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, बात हो रही है पार्टीशंस और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन की बात हुई थी वहाँ पे, कि उनके साथ वो पोजीशन वगैरह कैसी थी, वो चीज़ उसने यहाँ पे बताई थी। पार्टीशन वगैरह की जो मतलब उससे 24 दिसंबर ऐसे करके कुछ बात हुई थी, उससे पहले हुए हों तो वो सेम के सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको कंप्लीट एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। पिक्चर एनालिसिस नहीं है, तो अब नेक्स्ट वोकेब आती है आपकी। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है रेट्रोएक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोएक्टिव, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोएक्टिव। अब आप यूज कैसे करोगे, एक बार अपने पीछे वाली बात करें कि टेस्टामेंट्री को कैसे यूज करें सर, टेस्टामेंट्री को कैसे यूज करोगे, वसीयत की फॉर्म में है कि हमारी टेस्टामेंट्री भी आएगी जब हमारे पेरेंट्स हमारे नाम करवाएंगे ज़मीन जायदाद वगैरह जो प्रॉपर्टी है, तो हमारी एक टाइप से हम क्या होंगे, टेस्टामेंट्री फॉर्म में वो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे ही आप उसके लिए यूज कर सकते हो, जो अपना क्या था पीछे क्या था, कोपासनरी, कोपासनरी आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए सिस्टर अपने ब्रदर को बोल सकती है कि हम आपके कोपासनर हैं, और ब्रदर सिस्टर को हम आपके कोपासनर हैं, हम आपस में कोपासनर हैं, बराबर बराबर के हकदार हैं। तो सिस्टर ये बोल सकती है कि मेरे साथ ढंग से रहना, नहीं तो है ना ज़मीन ले लूँगी, ज़मीन जायदाद है ना बराबर का हिस्सा है मेरा, मैं कोपासनर हूँ, ध्यान रखना, मेरे साथ पंगे मत लेना, नहीं तो है ना ज़मीन आधी लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, मज़े मज़े में याद भी हो जाएगा। ठीक है, आगे अपने बात करें, नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो वोकेब कौन सी आई थी, रेट्रोएक्टिव आया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोएक्टिव, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोएक्टिव, जल्दी जल्दी इसका मीनिंग आंसर करो, जल्दी जल्दी कि क्या मीनिंग है। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में बात करें तो रेट्रोएक्टिव का जो मीनिंग होता है वो होता है पूर्व प्रभावी, पूर्व व्यापी, जो पहले से व्यापी हो, व्यापी का मतलब व्यापक हो, मतलब फैला हुआ, पहले से ही ऑलरेडी फैला हो। पूर्व प्रभावी जो ऑलरेडी प्रभावी हो, पहले से ही प्रभाव लेकर आता हो, वो आपका पूर्व प्रभावी हो जाएगा। रेट्रोएक्टिव मतलब बैक पास्ट में जाकर जिसका इफेक्ट हो, पास्ट से जो इफेक्ट लेकर आ रहा हो। मीनिंग यहाँ पे दें, टेक इफेक्ट फ्रॉम ए डेट इन द पास्ट, पास्ट की कोई डेट से क्या करके आ रहा हो, आपका इफेक्ट लेकर आ रहा हो। ठीक है, सिनोनिम्स देखें तो बैकडेटेड हो जाएगा, बैकडेटेड हो गया मतलब प्रीवियस डेट, बैकडेटेड पहले से डेटेड हो। एंटोनिम्स प्रोएक्टिव हो जाएगा आपका, प्रोएक्टिव। एक तो रेट्रोएक्टिव का मतलब तो रेट्रो पास्ट को बताता है, रेट्रो पास्ट को बताता है, रेट्रो का मतलब पास्ट ही होता है। रेट्रोएक्टिव का मतलब तो पास्ट में ही एक्टिव है, पास्ट में जाकर एक्टिवनेस को दिखाता है। और प्रोएक्टिव का मतलब पहले से, मतलब फ्यूचर की जो चीज़ है उसके लिए एक्टिव, आप पहले से ही एक्टिव हो आगे आने वाली चीज़ के लिए, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें तो क्या आता है, इट इजंट येट क्लियर, ये अभी भी क्लियर नहीं है, वेदर की
द न्यू लॉ कैन एक्चुअली बी अप्लाइड रेट्रोएक्टिवली, कि जो नया लॉ है, नियम है, वो क्या एक्चुअल फॉर्म में अप्लाई हो सकता है क्या रेट्रोएक्टिव फॉर्म में। रेट्रोएक्टिव फॉर्म में मतलब एक्चुअल वे में बात करें तो रेट्रोएक्टिव फॉर्म में मतलब पहले से ही अप्लाई, मतलब जो लॉ जो आया है वो ऑलरेडी अप्लाइड है क्या, मतलब पुरानी वाली बातों पे भी ये लॉ लागू, जो नया लॉ आया है वो पुरानी वाली बातों पे भी लागू होता है कि नहीं होता, उस तरीके से इसने बात की है। समझ में आया। आगे बात करें एडिटोरियल में, इज रेट्रोएक्टिव इन इट्स एप्लीकेशन एज इट इज, ये रेट्रोएक्टिव अपनी एप्लीकेशन में जैसे कि इस तरीके से एज इट लिंक्ड, ऐसे कुछ बात हुई कि लिंक है ये किससे, पुरानी डेट से, ऑलरेडी जो डिफाइंड डेट है उसकी बात हुई थी उससे लिंक्ड है। तो इसके लिए आपको कंप्लीट सेंटेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडिटोरियल गो थ्रू करना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। रेट्रोएक्टिव को यूज कैसे करोगे आप लोग, रेट्रोएक्टिव का मतलब जी जैसे अपने बात करें कोई भी आपका जैसे कोई चीज़ है वो पहले से इफेक्टेड हो, मतलब उसका पुराना ही इम्पैक्ट हो, पहले से उसका इम्पैक्ट आ रहा हो, जैसे आपकी पढ़ाई है, समझ में आई चीज़, जैसे आपने स्टडी स्टार्ट की है तो आप अब की बार एग्जाम देने जाओगे तो उसके अंदर पुरानी स्टडी भी तो काम आ रही है ना, आपका पुरानी जो प्रैक्टिस आपका बेस है, तो वो एक टाइप से रेट्रोएक्टिव है। जो पुराना नॉलेज आपके काम आएगा, जो पहले से आपके पास नॉलेज है ऑलरेडी है, वो एक टाइप से क्या हो जाएगा, रेट्रोएक्टिव। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है फ्लैग्रेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैग्रेंट, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर को। लास्ट वोकेब है ये आपकी इस एडिटोरियल की, फ्लैग्रेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैग्रेंट। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। फ्लैग्रेंट का जो मीनिंग आता है वो आता है अपमानजनक, शर्मनाक, घोर, निंदनीय, बदनाम, संगीन। संगीन जुर्म किया है किसी ने, रंगीन नहीं है ये, ठीक है, नहीं ये संगीन है, रंगीन अलग होता है, संगीन अलग होता है। क्या बोलो, ये तो रंगीन है, रंगीन आप हो, ठीक है, ये रंगीन नहीं है, संगीन है। संगीन का मतलब घोर पाप करना, उसको संगीन बोलते हैं ना, ये काम संगीन काम किया, मतलब बहुत घटिया काम को बोलते हैं संगीन। और रंगीन तो रंगीन होता है, ठीक है, जैसे आप लोग हो। तो मीनिंग देखें तो यहाँ पे आता है एक्सट्रीमली बैड, मतलब बहुत ज़्यादा बैड हो, बहुत ज़्यादा, अपनी बात करें हद से ज़्यादा बैड हो, उसके लिए बोलते हैं अपने। सिनोनिम्स में देखें तो ऑफुल हो जाएगा, ऑफुल हो गया यहाँ पे। ऑफुल का मतलब क्या हो गया, अपने बात करें तो घोर, निंदनीय, शर्मनाक, ऑफुल यही होता है, घटिया, नृशंस, ठीक है। और एंटोनिम्स में देखें गुड, अच्छा, तो बिल्कुल सही है, वो बुरा है, ये अच्छा है। यूजेज यहाँ पे देखें, इट इज़ फ्लैग्रेंट वॉयलेशन ऑफ रूल्स, ये फ्लैग्रेंट घोर जघन्य फॉर्म में, संगीन वॉयलेशन क्या है, उनका वॉयलेशन किया गया, मतलब उस नियम को क्या किया गया, उसकी अवहेलना की गई है, संगीन घोर अवहेलना है किसकी, रूल्स की, ये बात इसने बोली है। एडिटोरियल में देखें, दैट फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स, एक फ्लैग्रेंट घोर संगीन जो पक्षपात बना हुआ है किसमें, बेटे और बेटियों के बीच में, ऐसी बात उसने बोली थी एडिटोरियल में। तो इसके लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। फ्लैग्रेंट को यूज कैसे करोगे आप, फ्लैग्रेंट को आप जैसे यूज कर सकते हो, कोई आपको मान लीजिए कोई बहुत गलत वे में आपसे बात करो तो आप बोल सकते हो ये फ्लैग्रेंट लैंग्वेज यूज मत किया करो। किसी को भी बोलो आपकी फ्लैग्रेंट लैंग्वेज कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हैं चीज। कोई किसी ने मान लीजिए न्यूज़ वगैरह आती है कि किसी ने बहुत बड़ा मर्डर कर दिया, या फिर कोई भी न्यूज़ आती है कि मतलब बहुत बड़ा अपराध किया किसी ने, तो उसके लिए आप बोलोगे कि किसने, इस बंदे ने, जो इसका क्राइम है वो क्या है, फ्लैग्रेंट है। इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, और अपने को फ्लैग्रेंट चीज़ें नहीं करनी है, इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। समझ में क्लियर है, इस तरीके से आपको वोकैब याद करनी है। तो आज थोड़ी स्पीड में होगी वोकैब, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी समझ में आई होगी, क्योंकि एनालिसिस तो अपनों ने कंप्लीट में किया था, क्योंकि टाइम अपने पास नहीं था, इसलिए थोड़ी स्पीड में। और रेगुलरिटी मैंने आप लोगों को खराब नहीं करनी थी, इसलिए बनाना भी यहाँ पे वीडियो तैयार करनी भी कंपलसरी थी। तो ये आपको समझ में आ गया ना कैसे वोकैब याद करनी होती है। तो इस तरीके से वोकैब वगैरह को आप क्या करो, याद किया करो। समझ में आ रही, इस तरीके से अपने को क्या करनी है, वोकैब को याद करना है, ठीक है। तो जितनी पीछे की वोकैब है, जितनी आप लोगों ने वोकैब अब तक हो चुकी अपनी, वो सारी की सारी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है नेक्स्ट क्लास के लिए, कि पिछली जो नेक्स्ट जो वोकैब की क्लास है उसके लिए भी मान सकते हो आप, आपका कंप्लीट जो पीछे की जितनी भी वोकैब है वो सारी की सारी वोकैब आपके याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वोकैब क्वेश्चन पेपर में आएगी, तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ। यहाँ तो मैं इतना नहीं पूछ पाता, लेकिन अनअकैडमी पे मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने जैसे कल फिलिप आया था, कल वाली क्लास के अंदर फिलिप आया था, उसके अंदर पेपर जो था आपका, ठीक है, बैंकर्स अड्डा का पेपर था, ठीक है, उसके अंदर आपके क्या आया था, फिलिप आया था, ठीक है, जो क्विज जिसमें आपको डाउट था। तो वो फिलिप की अपनों ने कर रखी है, वो वोकैब ऑलरेडी कर रखी है, अभी अपनों ने इन क्लासेस के अंदर ही कर रखी है। तो वोकैब आपके एग्जाम में 100% आती है, जो अपनों ने की इन्हीं में से वोकैब आपकी आ जाएगी मैक्सिमम। तो वोकैब पे थोड़ा आप ध्यान दिया करो,
ठीक है। तो मैं इसे पूछता रहूँगा आपको बीच बीच में वोकेब की आपकी याद है या नहीं। तो कल तो बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, मैक्सिमम की याद थी वोकेब, तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स, मतलब आप रेगुलरिटी के साथ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हो। तो ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हो, ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, ये श्योरिटी है। समझ में आया? तो इस तरीके से वोकेब वगैरह याद करते रहो, इनको बार बार रिवाइज किया करो। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वन में विचरने वाले अधिकांश पशु पक्षी अपने भरण पोषण के लिए शिकार करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल, किंतु एक शिकारी है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, बाज। और बाज सदा सफल इसलिए होता है क्योंकि उसके प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है। अपने शिकार को देखकर तुरंत उस पर हमला नहीं करता, केवल दृष्टि बनाए रखता है। घंटों दिनों तक निरंतर इतनी ऊंचाई से उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है कि शिकार को उसका भान तक नहीं होता। और फिर उचित समय आने पर एक झपट्टा और शिकार मृत्यु के मुख में। इसलिए यदि जीवन में भी सफल होना चाहते हो तो धैर्य के साथ योजना बनाओ और फिर उचित समय आने पर अपनी पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य पर प्रहार करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी।